आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है और उन्हें 4 अगस्त तक ईडी के रिमांड में भेज दिया गया है। और इस खबर का आज इतना असर हुआ कि सड़क से लेकर ऐवान तक और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इसमें हंगामा देखने को मिला है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में ईडी की जानिब से गिरफ्तार किए गए संजय राउत को आज मुंबई में पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 4 अगस्त तक ईडी के रिमांड में भेज दिया गया है। संजय राउत पर पात्रा चौल घोटाले का इल्जाम है, लेकिन संजय राउत ने कहा कि वो इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं हैं। अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने यह बयान दिया कि ये एक तरह से शिवसेना को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो इस तरह की चालों से डरने वाले नहीं हैं और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो 4 अगस्त तक अदालत ने संजय राउत को ईडी के रिमांड पर भेजा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस पर सख्त तनकीद की है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो कुछ किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही, जैसी करनी वैसी भरनी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश है या ईडी एक बहाना है और शिवसेना जो है वो निशाना है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अली दारूवाला साहब हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। राकेश शेट्टी जी स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ शिवसेना के लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले अली दारूवाला जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कांग्रेस या एनसीपी और यहां तक शिवसेना ने भी, उद्धव ठाकरे ने कहा कि दरअसल यह बदले की सियासत है जिस तरह से संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। अबू जी सलाम वालेकुम। न्यूज़ 18 पे हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब में पहले ये जो हमारे पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये बदले की भावना से ये अरेस्ट और ये वगैरह हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। इसका लास्ट 6 मंथ से आपके चैनल के माध्यम से ही हमने कम से कम 5 से 6 डिबेट संजय राउत, उनकी वाइफ पत्रावाला चाल और जो बांद्रा का फ्लैट है, इसके ऊपर डिबेट्स किए थे। सर, इनको 4 to 5 टाइम्स इन्हें समन्स किया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके ऑफिस में बुलाया था। इन्होंने ऑफिस में जाने से इनकार किया, समन्स को रिसीव करने से उन्होंने डिक्लाइन किया। उसके जाते हुए इन्होंने ये एक्शन लिया। सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये आपके मीडियम से और आपके माध्यम से एकदम जिम्मेदारी के साथ में, जब एक कोई सांसद पार्लियामेंटेरियन के ऊपर अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसके 3 से 4 परमिशन लेना पड़ते हैं। आप कोई पार्लियामेंटेरियन के घर पे संडे सुबह में आप नहीं जा सकते। ये सारे एनओसीज और ये सारे क्लियरेंसेज लेने के बाद ही आप किसी के घर पे, अब वो कोई आम आदमी नहीं है, वो हमारे देश के पार्लियामेंटेरियन है, जबकि कोई सबूत, जबकि कोई ठोस गवाह नहीं मिलता, आप किसी के घर पे संडे विदाउट वारंट नहीं जा सकते। तो वो एक रीजन है इनको वहां पर जाके लिया। 9 घंटे के इंटरोगेशन के बाद में जब इन्होंने सहयोग नहीं किया, उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया और इसके बाद जो हुआ है आपके माध्यम से अभी और खुला और स्पष्ट होने वाला है। अबू जी, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की बयान की अगर हम बात करें, उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, शिवसेना को दबाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह गिरफ्तारी हुई है। अबू जी बहुत अच्छा हो गया ये उद्धव जी ने ये जो सवाल उठाया, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश है। सर, जब यहाँ पर हम लोग ने जो ड्रग केस, नवाब मलिक का जो ड्रग केस के लिए जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, ईडी के वक्त में जब हमने बात किया था, सर ये सेम ट्यून सेम लैंग्वेज था। जब तो माननीय उद्धव जी ने ये कहा था क्या नवाब मलिक जी कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है, और वो भी उन्होंने हाउस के फ्लोर पे कहा था। जब अनिल देशमुख जी के टाइम में ईडी ट्रेल्स इस्टेब्लिश हुए थे, मनी लॉन्ड्रिंग पीएमपीएल एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर जब गुना दाखिल हुआ था, सब ईडी की सरकार थी, इन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया था सर। तो ठीक है, जो ये लोग कहते गए, जो होते गया सर, आज भी वो लोग जेल में हैं, ईडी से उन्हें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। आई एम श्योर ये लोग टॉप लॉयर्स देके ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर इनके
पास कोई आयोटा ऑफ ट्रूथ है, अगर इनके पास कोई सबूत है, तो मैं यही चाहता हूं, अगर इनके पास ये अगर निर्दोष है तो ये बेशक बाहर आएंगे, इनके कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं राकेश शेट्टी की मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी, मेरी आवाज सर आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। राकेश शेट्टी जी, नवाब मलिक, अनिल देशमुख और अब संजय राउत लगातार ईडी के निशाने पर और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इन गिरफ्तारियों को क्या समझा जाए? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जो बोया है वही अब काट रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि ये बदले की भावना से गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो, अनिल देशमुख की हो या फिर अब संजय राउत की गिरफ्तारी। देखिए, जहां तक बीजेपी कह रही है कि जो कुछ बोया है वही पाना है, मेरा ये कहना है कि आज 1 महीना हो गया एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई महाराष्ट्र में जी, और एक व्यक्ति लगातार पूरे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना का भूमिका स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र और पूरे देश के सामने रख रहा है और उस आवाज को दबाने की, वो सच की आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मदद लेकर संजय राउत को दबाने का काम किया है। मगर जिस तरह संजय राउत जी ने कहा, ना दबेगे ना झुकेगे, ये सब लोग जानते हैं। पतरा वाला चाल जो स्कैम पे लोग कह रहे हैं, पतरा वाला चाल में ना ही संजय राउत वहां पे डेवलपर है, ना उस कंपाउंड में कभी गए, ना ही कभी देखा है पतरा वाला चाल क्या है। तो ये कहना कि संजय राउत का इस पूरे मामले में कुछ घोटाला में कुछ लेना देना है, ये पूरी की तरह गलत है। और दूसरा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रताप सरनायक, यामिनी यादव और भावना गवली, ये 3 लोगों को अरेस्ट करने वाली थी। इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है किरीट सोमैया जी हर रोज बोलते थे कि ये तीनों लोग आज अरेस्ट हो जाएंगे, कल अरेस्ट हो गए, आज हो गए, कल हो गए। मगर आज ये तीनों लोग शिंदे कैंप के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको लिख कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई अली दारूवाला हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी का हिम्मत नहीं है ये तीनों लोगों को हाथ लगाने की। ईडी की एफआईआर है। रोज बीजेपी के प्रवक्ता बोलता था अगर ईडी में 2 रुपये का सच्चाई है तो अरेस्ट करके बताए ये 3 लोगों को, क्योंकि इनके खिलाफ सबूत तो किरीट सोमैया ने दिया था। इनके खिलाफ अगर कार्रवाई करना होता तो ईडी करती, मगर ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे नाचने वाली कठपुतली बन गई। अली दारूवाला जी, यही इल्जाम बार बार लगाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज यहां तक कह दिया कि बीजेपी अपोजिशन मुक्त भारत बनाना चाहती है, इसीलिए लगातार ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अबू हुरैरा जी, विथ योर ड्यू परमिशन मैं आपको एक स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूँ। फ्राइडे के दिन माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस है, ये जो केसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आते हैं, ये इतने संगीन और इतने ये डिफिकल्ट केसेस रहते, जजेस को इसके ऊपर डिसीजन देने में महीने लग जाते। मगर हमारे मित्र शेट्टी जी इतने लर्नेड काउंसिल है, बार बार अली दारूवाला जी, बार बार जो इल्जाम लगता है कि जो गुनहगार होते हैं बीजेपी में चले जाते हैं तो वो धुल जाते हैं, वो फिर उनके गुनाह फिर बाकी नहीं रहते, उनके गुनाह धुल जाते हैं बीजेपी में जाने के बाद। अबू हुरैरा जी, ये जो आपने कहा था और ये जो शेट्टी जी हमारे पे इल्जाम लगा रहे, सर यहाँ पे एक न्याय व्यवस्था है। अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर नोटिस देता है, अगर मनी ट्रेल्स, पासबुक के ट्रेल्स अगर मैच होते हैं, सर आपके पास बहुत सारे एजेंसीज है जहां पर आप अप्रोच कर सकते, स्टे ला सकते। अगर आपको स्टे नहीं मिला, ये इतनी बात छुपा रहे, इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं किया क्या, इन्होंने हायर कोर्ट के अंदर अपील किया कि नहीं किया। सर इतनी यहाँ पर इतने प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमिटीज है जहाँ पे ये जाके रेड्रेसल और रिलीफ मांग सकते। पार्लियामेंट में तो आप आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं, अपोजिशन कह रहा है कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे हैं, बाहर ईडी और सीबीआई को लगाए हुए हैं, तो अपोजिशन बोलेगा कहां? वही बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है कि अपोजिशन मुक्त भारत चाह रहा है, सरकार चाह रही है, बीजेपी चाह रही है।
सर अपोजिशन मुक्त भारत ये जो कहना चाहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग 300 प्लस की संख्या में है, बाकी 150 200 ऑपोजिशन बेंच के ऊपर है। सर ये कहने के लिए कह सकते हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, इन्हें अगर कुछ कहा तो मैं ऐसा एकदम लाइक अ लूज टॉक उन्हें खारिज नहीं करूंगा। सर अगर बोलने की अगर मर्यादा नहीं थी तो ये बात आज मीडिया में कैसी आई? सर ये गलत है। ये जब मनी ट्रेल्स इस्टेब्लिश होते हैं सर, आप 4 दिन रुक जाओ सर, कस्टडी मिली है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता सर ये मीडिया के ऊपर ट्रायल चलाना चाहिए। आप 4 दिन रुकेंगे, जो इस्टेब्लिश होएगा। चलिए ठीक है, 4 दिन हम इंतजार कर लेते हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान सुरेंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र मिश्रा जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही। मिश्रा जी, लगातार हमने देखा कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से चाहे नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख हो, या अब संजय राउत भी उसी लिस्ट में आ गए, ईडी की कार्रवाई में वो भी गिरफ्तार हो गए। तो इन गिरफ्तारियों को किस तरह से देखते हैं? सरकार चली गई, शिवसेना की और अघाड़ी की जो सरकार थी वो सरकार चली गई, और अब संजय राउत भी गिरफ्तार हो गए। तो महाराष्ट्र की सियासत को किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये सरकार जो महाविकास अघाड़ी की बनी थी जी, वह एक अलग समझौता था, और जो समझौते के तहत ये लोग बनी थी इनकी सरकार, क्योंकि एक समझौता क्या था, इन तीनों की मजबूरी थी एक दूसरे के साथ। जी जी, मजबूरी में गठबंधन बना था। और जहां तक अनिल देशमुख और नवाब मलिक जी और ये संजय राउत की गिरफ्तारी का सवाल है, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी, जो केंद्रीय जांच एजेंसी होती है, कहीं ना कहीं कुछ तो उनको क्लू मिलता है, बिना उसके वो कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ है। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा, लोकसभा, संसद चल रही है, और ये राज्यसभा के मेंबर है संजय राउत जी, संसद सत्र के दौरान उनके घर पर छापेमारी, उनकी गिरफ्तारी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से भी काम किया जा रहा है। हालांकि ये विपक्षियों का आरोप है, लेकिन सत्ता पक्ष या बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर वो उन्होंने कुछ किया नहीं है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब ये मामला चला गया है कोर्ट में, ईडी जांच कर रही है, 4 दिन अभी पूछताछ होगी, अभी बहुत सारी चीजें इसमें से निकलकर बाहर आएंगी। देखते हैं क्या। लेकिन इतना तो तय है कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद न केवल उद्धव ठाकरे बल्कि महाविकास आघाड़ी के शिल्पकार माननीय मराठा छत्रप शरद पवार के लिए भी ये झटका है। बिल्कुल, तो महाविकास आघाड़ी के लिए झटका है, शरद पवार के लिए झटका, और उद्धव ठाकरे के लिए इसे बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। मैं राकेश शेट्टी जी आपके पास आऊंगा। जो बात यहां पर मिश्रा जी कह रहे थे कि जी, चलिए ठीक है, मैं अली दारूवाला जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल अबू हुरैरा जी। ठीक है, अली दारूवाला जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि अपोजिशन एक तरफ ये भी कहता है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कार्रवाई की गई है लेकिन अगर गुनहगार नहीं होंगे तो छूट कर आ जाएंगे। लेकिन यही चीज नवाब मलिक में भी हुई, यही चीज अनिल देशमुख में भी हुई। हालांकि गिरफ्तारियां होके 2-3 महीने हो गए लेकिन ये लोग आज तक बाहर नहीं आ पाए। अबू हुरैरा जी, जो नवाब मलिक जी का जैसा आपने नाम मेंशन किया, मैं तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। जो गोवा वाला कंपाउंड के अंदर जो हसीना पारकर और जो बॉम्ब ब्लास्ट केस के ट्रेल्स मिले थे सर, जो इसके अंदर जो हमारे लोगों ने जान गंवाई थी सर, वो इस्टेब्लिश हुआ। वो जो पैसा टेररिज्म के माध्यम से जो आया था, वो पैसा यहाँ पर प्रॉपर्टी को गेन करने में इस्टेब्लिश हो गया है सर। सर माननीय कोर्ट के और न्याय व्यवस्था के ऊपर हमने 1% के ऊपर सर हमने डाउट रेज नहीं करना चाहिए सर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सर, व्हेन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये जब इनैक्ट होता है सर, ये इसके अंदर ये कमर्शियल एक्ट और ये पासबुक की जो मनी ट्रेल्स इस्टेब्लिश होने के बाद ही होता है सर। 1+1 इज इक्वल टू 2, तो उसके अंदर आप कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते। ये इस्टेब्लिश जब होता है तो सर यहाँ से
ओनली कन्विक्शन होता है। और ईडी जो है, ईडी के अंदर अगर आप कन्विक्शन रेट देखेंगे तो अगर 10 केसेस है उसमें से 3 कन्विक्शन रेट होते हैं, क्योंकि वहां पर ठोस सबूत के अलावा कोर्ट के अंदर आपकी केस स्टैंड नहीं होती। अगर आपकी केस स्टैंड हो गई है नहीं, शिवसेना भी यही कह रही और अपोजिशन ये कह रही कि संजय राउत खासतौर से बहुत ज्यादा बयान देते थे बीजेपी के अगेंस्ट में, सामना में लगातार कुछ ना कुछ वो बीजेपी और सरकार पर लिखते रहते थे, इसी की वजह से एक तरह से टारगेट किया गया है संजय राउत को। सर अभी तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा ना सर। वो तो ऐसा नेशनल टेलीविजन के ऊपर कन्फेस नहीं करेंगे क्या उन्होंने बांद्रा का फ्लैट जो वो नहीं, तो शिंदे जी का बयान देखिए ना, का जो पैसा, मैं अली दारूवाला जी, एक नाथ शिंदे जी का बयान देखिए, उन्होंने जो बयान दिया, मैं वो चीज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे जो चीजें निकल कर आती थी, जो उन्होंने, अब अगर आपने उनका बयान सुना होगा तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बयान को किस तरह से लिया जाए? नहीं, ये बयान नहीं रहेगा सर। ये जो एक आम जनता है सर, आप और हमारे जैसे जो लोग हैं, जो कॉमन फैमिलीज है, वो लोग जब सुबह में टीवी ऑन करते या न्यूज़पेपर लेते तो उसके अंदर एक ही चीज मीन्स यहाँ पे ना कोई डेवलपमेंट की बात थी, ना यहाँ पे जो बारिश के खड्डे हैं, जो ना यहाँ पे पूरग्रस्त पे जो लोग मरे हैं, उसका तो कोई चर्चा ही नहीं था। यहाँ पे मेरे घर पे क्या हुआ, उधर क्या हुआ, ये सरकार का क्या होने, सर पब्लिक परेशान हो गई थी सर। यहाँ पे ना विकास का बात हो रहा था, ना यहाँ पे कोई पेट्रोल डीजल की रेट कम करने की बात। सर कॉमन मैन का जो विषय है उसका तो कोई मेंशन ही नहीं था सर। अली दारूवाला जी, यही बात तो अपोजिशन भी कह रहा है, पूरा अपोजिशन यही कह रहा है कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी और डेवलपमेंट के नाम पर, इन तमाम चीजों को, जिन मुद्दों पर सरकार फेल हुई है, उन मुद्दों को छुपाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। कभी नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है, कभी अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होती है, कभी महाराष्ट्र में कार्रवाई होती है, कभी वेस्ट बंगाल में गिरफ्तारी होती है। तो यही बात तो अपोजिशन भी कह रहा है। अबू हुरैरा जी, मैं आपसे एक बात विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, क्या मेरे पूर्वजों ने, आपके मेरे जो रिलेटिव्स है, जो हमारे पूर्वज है सर, उन्होंने अपनी को फांसी के फंदे पे ये दिन देखने के लिए आजादी ली थी सर। सर यहाँ पर हमने आजादी ली है, ये लोगों को टेररिज्म का पैसा लेके अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए लिया था सर। इसके बारे में कौन बात करेगा? अब इनको ऐसे स्कॉट फ्री दे देंगे सर। अगर यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है कोई, अगर इसका विसल ब्लोअर है तो आप बोलते आप ये मुद्दा छोड़ दो और आप इसकी बात करो सर। 24-25 डेज हम जैसा सत्ता में आए हैं सर, फर्स्ट थिंग 10 रुपए पेट्रोल, 6-7 रुपए डीजल में सर, जितना सेस ये गवर्नमेंट ने लगाया था, आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं पेट्रोल के ऊपर 0 सेस है, डीजल के ऊपर 0 सेस। सर ये कर नहीं सकते थे सर। आज आपको 95 रुपीज में डीजल और 100 रुपीज में आज महाराष्ट्र में पेट्रोल मिल रहा है। ये आप 15-20 दिन पहले सर 110 रुपए से ले रहे थे सर। जहाँ पे चलिए ठीक है, लेकिन ये जमीन पर नजर नहीं आ रहा। जो बात आप कह रहे हैं, जो दावा आपका है, ये जमीन पर एक तरह से नजर नहीं आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त हाजी हलीम खान जो शिवसेना लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी हलीम साहब, सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाजी हलीम साहब, मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। मैं सुरेंद्र मिश्रा जी, सुरेंद्र मिश्रा साहब, क्या अगर राउत जी की बात करते हैं, संजय राउत की, तो उद्धव ठाकरे के बाद दूसरे नंबर के कदावर लीडर शिवसेना के थे। शिवसेना की सरकार जाना और उसके बाद संजय राउत का गिरफ्तार होना, मतलब ये बहुत बड़ा झटका है शिवसेना के लिए, बहुत बड़ा झटका है। और ये एक्चुअली शिवसेना में न केवल वो उद्धव ठाकरे के करीबी थे, बल्कि शिवसेना का जो पक्ष है, संजय राउत बहुत तरीके से रखते थे, सलीके से रखते थे उसको जी। अब उस तरह का पक्ष रखने वाला पार्टी का कोई नेता इस तरह से नहीं है। मतलब सीधे सीधे तौर पर संजय राउत की गिरफ्तारी से उद्धव ठाकरे और शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की गई है यहां पर। नहीं, शिवसेना उन्होंने तो पहले ही कह दिया है हम झुकेंगे नहीं। शिवसेना जो टूटना था वो टूट गई। अभी उससे ज्यादा अब कुछ नहीं होना। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे दोनों लगे हुए पार्टी को संवारने में, दोनों की तरफ से प्रयास है। लेकिन जब इनकी तरफ से प्रयास शुरू हुआ पार्टी को फिर से संवारने में, संभलने का मौका नहीं देना चाहते हैं दरअसल। इनको जैसे ही अपनी तैयारी शुरू की है, वैसे इनको फिर संजय राउत के ऊपर
ईडी की कार्रवाई होगी सीधे सीधे तौर पर, कि इनको संभलने का मौका नहीं दे रहे। आपने सही बिल्कुल। हाजी हलीम साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है जी आ रही है। हाजी हलीम जी, संजय राउत की गिरफ्तारी मतलब शिवसेना के लिए और खासतौर से उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। जब उद्धव ठाकरे अकेले बचे तो उनके साथ हर वक्त संजय राउत रहते थे, लेकिन अब उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। देखो, सबसे बड़ी बात है जो दिल्ली के लोग जो चाहे कितना भी दबा लिया जाए तो शिवसैनिक चुप नहीं रहेगा। आज संजय राउत जी को आज ईडी ने पकड़ा है, तो जिस दिन मतलब की कस्टडी में लिया गया है उसका कोई मतलब नहीं, पर जिस दिन महाराष्ट्र का शिवसैनिक उठेगा तो कितनों को ईडी अरेस्ट करेगी और कितने को क्या कर सकती है उसका जवाब देना पड़ेगा दिल्ली की सरकार को। दिखा के लोगों को दबाया जाए क्योंकि ये राकेश शेट्टी जी, मेरी आवाज आ रही है? हलीम साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। राकेश शेट्टी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। राकेश शेट्टी जी, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। अब आप लोग सरकार में भी नहीं, आप लोग अपोजिशन में हैं, तो अघाड़ी या फिर आप लोग इस लड़ाई को किस तरह से लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस पहले भी ब्रिटिशों से अली दारूवाला जी, मैं आ रहा हूं जी। जी जी। तो हमारा एक नारा है, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो ये चोरों से वाली सरकार है ये, और ये कितना भी हमें दबाने की कोशिश करे, हम दबने वाले नहीं है, ना ही झुकने वाले हैं। ईडी इतना इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। खुद एकनाथ शिंदे जी, ये अली दारूवाला जी को शायद से मराठी नहीं समझेगा, मगर नहीं तो अगर कोई गुनहगार होगा तो कार्रवाई तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैं आपको बताता हूं कि विधान भवन में पहले दिन जब एकनाथ शिंदे जी आए ना, उन्होंने विधान भवन के पटल में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए कोई भी हद तक जा सकती है। एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि हमारे पीछे सीबीआई और ईडी भी लगाएगी, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी की जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, क्या उन्होंने किसी को अरेस्ट किया? नहीं किया, क्योंकि वो ये लड़ाई जो है प्यार से जीतना चाहती है। ये राकेश शेट्टी नहीं कह रहा है, एकनाथ शिंदे कह रहा है। आप YouTube में जाके ये देखिए, मतलब एकनाथ शिंदे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना, वो खुद सड़क पे नहीं बोल रहे, गुवाहाटी के होटल से नहीं बोल रहे, वो विधान भवन के पटल से बोल रहे कि ईडी का उपयोग हमें, मतलब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को दारूवाला जी, बहुत जल्दी इसका जवाब दीजिए, टाइम मेरे पास बहुत कम है। दारूवाला जी, जो इल्जाम लगा रहे हैं शेट्टी जी, इसका जवाब चाहिए। राकेश शेट्टी जी को मैं कहता हूँ, मराठी माणूस आहे, मी महाराष्ट्राचा आहे, बट टू सेट द रिकॉर्ड राइट, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये नेचुरल अलायंस है। हम यहाँ पर कोई भी शब्द, जितना भी ये उकसाने की कोशिश करे, हम कोई भी शब्द माननीय उद्धव जी के खिलाफ, एकनाथ शिंदे जी के मतलब दारूवाला जी मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में शिवसेना साथ होगी बीजेपी के? संजय राउत के खिलाफ कह रहे, हम कोई भी अपशब्द नहीं कहेंगे सर। ये न्याय व्यवस्था है, हमें यहाँ पर किसी के बारे में जजमेंट मतलब दारूवाला जी, आप ये मान रहे हैं कि शिवसेना आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ जाएगी, उद्धव जी बीजेपी के साथ जाएंगे? राजनीति में अबू हुरैरा जी, आपके रिकॉर्ड के लिए मैं स्ट्रेट करता हूँ, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, मगर नेचुरल अलायंस जो शिवसेना के साथ है। लेकिन खाई तो बहुत गहरी हो गई दारूवाला जी, नहीं कहेंगे दारूवाला जी। लेकिन संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद, सरकार गिराने के बाद ये खाई तो बहुत गहरी हो गई, ये पटेगी कैसे? ये खाई कैसे पटेगी? बिल्कुल सर, ये जो गुमराह किया है माननीय उद्धव जी को, जो गुमराह किया है, कुछ ही दिन आप रास्ता देखिए, कुछ ही दिन जो। चलिए ठीक है, अभी ये देखना बहुत अहम होगा। जो बात यहां पर अली दारूवाला ने उठाई है कि आने वाले दिनों में शिवसेना और उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ होंगे, तो क्या ये तस्वीर वाकई में बदल सकती है? लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है महाराष्ट्र की सियासत की, इसमें यह लड़ाई किस तरह से अपोजिशन लड़ेगा और किस तरह से शिवसेना इस लड़ाई को लड़ती है और आगे क्या कुछ इसमें होगा, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली दारूवाला जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, राकेश शेट्टी जी, हाजी हलीम खान और सुरेंद्र मिश्रा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।